So, all right, students, let's start our lecture. All right, good morning to everyone. So, within last lecture, we have completed response object, request object, and after that, we have seen the example, and after that, we have seen example related to both the objects. मतलब हमने उसके अंदर देखा था कि जो भी रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स है वो उसका यूज करके हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिल सकती है. एंड वहां पे मैंने आपको ये भी समझाया था कि कौन सी प्रॉपर्टीज कौन सी मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट है या फिर जो हम फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे, right? So these were the things which we have completed within last lecture. Now within this lecture we will start with the third predefined object of ASP.NET, that is server object. Again I repeat, third predefined object of ASP.NET, that is server object. Fine. So जैसे रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है एंड इफ दे आर ऑब्जेक्ट तो ऑब्वियसली वो कोई क्लास के ऑब्जेक्ट थे. रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट HTTP रिक्वेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट था एंड जो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट था वो HTTP रिस्पॉन्स क्लास का ऑब्जेक्ट था. एंड दोनों क्लासेस वेर प्रेजेंट इन system.web namespace, right? So same thing is present over here, right? This server object is of HTTP server utility class. अगेन आई रिपीट, ये जो सर्वर ऑब्जेक्ट है वो HTTP सर्वर यूटिलिटी क्लास का ऑब्जेक्ट है, राइट? एंड इफ इट इज अ क्लास तो ऑब्वियसली डॉटनेट फ्रेमवर्क के अंदर तो क्लासेस नेम स्पेसेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, राइट? तो ये क्लास ये पर्टिकुलर नेम स्पेस के अंदर प्रेजेंट है, दैट इज system.web. Again I repeat, HTTP server utility class is present in system.web namespace, right? So you can say कि तीनों classes, all three predefined classes या फिर all three predefined objects, that is request, response and server, right? वो particular classes के है कि जो .NET framework के अंदर available है, right? And वो classes are present in some namespace and that namespace is system.web. Okay. Now ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी है, दैट इज मशीन नेम प्रॉपर्टी. अगेन आई रिपीट, सर्वर ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी है दैट इज मशीन नेम प्रॉपर्टी, कि जिसका यूज करके आप पर्टिकुलर कंप्यूटर का नेम जान सकते हो कि जिसके ऊपर आपका पेज रन हो रहा है. Again I repeat, machine name property is the property with the help of which you can retrieve the name of the computer on which your page is currently running. राइट? मतलब ऐसे कंप्यूटर के जिसके ऊपर आपके पेजेस रन हो रहे हैं, अगर आपको वो कंप्यूटर का नेम जानना है देन यू कैन यूज सर्वर डॉट मशीन नेम, राइट? सो उस हिसाब से अगर आप यूज करोगे तो आपको वो पर्टिकुलर कंप्यूटर का नेम मिलेगा, राइट? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मेथड्स ऑफ सर्वर ऑब्जेक्ट. सो जैसे हर बार मैं कहती हूँ कि अगर कोई क्लास है तो क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज होगी, मेथड्स होगी. सो लाइकवाइज अगर यहाँ पे सर्वर एक ऑब्जेक्ट है, वो पर्टिकुलर क्लास का है, तो उसके साथ भी प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स अवेलेबल है. सो हमने प्रॉपर्टी तो देखी, दैट इज मशीन नेम प्रॉपर्टी विच इज द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी दैट इज अवेलेबल विद इन सर्वर ऑब्जेक्ट. बट सर्वर ऑब्जेक्ट की बहुत सारी दूसरी मेथड्स भी है कि जो हम फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे, राइट? So the first property is that is get last error. Again I repeat, first method is that is get last error. अब हमें पता है कि जब भी हम कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हैं तो मे बी पॉसिबल उसके अंदर एरर अकर हो सकती है. एंड इफ वी वांट टू नो दैट विच वाज द लास्ट एरर, जो लास्ट एरर एनकाउंटर हुई है वो कौन सी थी, अगर मुझे वो पर्टिकुलर एरर के बारे में इंफॉर्मेशन जाननी है, राइट, देन आई कैन यूज दिस मेथड दैट इज गेट लास्ट एरर. इसका यूज करके हम वो एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को रिट्राइव कर सकते हैं कि जिसके अंदर लास्ट एरर जो अकर हुई है उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन है. अगेन आई रिपीट, जो लास्ट एरर अकर हुई है उसके रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट के अंदर इंफॉर्मेशन है, अगर मुझे वो ऑब्जेक्ट रिट्राइव करना है देन आई कैन यूज द मेथड ऑफ सर्वर ऑब्जेक्ट दैट इज गेट लास्ट एरर. Now another two methods are HTML encode and HTML decode. Again I repeat, another two methods are that is HTML encode and HTML decode, right? अगर हमें जो भी ऑर्डिनरी स्ट्रिंग है, राइट, उसको हमें लीगल HTML कैरेक्टर्स में कन्वर्ट करना है तो वहां पे हम ये HTML encode मेथड का यूज कर सकते हैं.
एंड अगर हमें HTML कैरेक्टर में से ऑर्डिनरी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो वहां पे हम HTML डिकोड मेथड का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अगर हम ये एंगल ब्रैकेट राइट हमारे वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले करना चाहते हैं तो हम ये डायरेक्टली नहीं कर सकते, बिकॉज दीज आर द टू सिंबल्स के जो हम HTML में टैग्स डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं, राइट। तो ऐसे सिंबल्स हम डायरेक्टली डिस्प्ले नहीं कर सकते, उनके रिलेटेड हमें HTML कैरेक्टर्स का यूज करना पड़ेगा। अगेन आई रिपीट, उसके लिए हमें HTML कैरेक्टर्स का यूज करना पड़ेगा, राइट। सो ये जो लेस देन ब्रैकेट है, एंगल ब्रैकेट है, उसके लिए हमारे पास HTML के अंदर कैरेक्टर है दैट इज एम्परसेंड LT सेमीकोलन, और ये जो ग्रेटर देन है उसके लिए हमारे पास है दैट इज एम्परसेंड GT सेमीकोलन, राइट। सो दीज आर द लीगल HTML कैरेक्टर्स कि जो हमें कन्वर्जन में मिलेंगे। मतलब अगर हमें एंगल ब्रैकेट को कन्वर्ट करना है टू दिस HTML कैरेक्टर्स तो हम ये एनकोड का यूज कर सकते हैं, एंड अगर हमें एम्परसेंड GT सेमीकोलन से अगेन ऑर्डिनरी स्ट्रिंग चाहिए तो हम वहां पे HTML डिकोड का यूज कर सकते हैं। एंड ये एनकोड एंड डिकोड इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज स्टूडेंट्स बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स है कि जिसकी प्री डिफाइंड मीनिंग ऑलरेडी अवेलेबल है इन टर्म्स ऑफ HTML, और वो कैरेक्टर्स हम डायरेक्टली प्रिंट नहीं कर सकते, डायरेक्टली डिस्प्ले नहीं कर सकते, राइट। सो दैट इज द थिंग कि कहाँ पे हमें ये HTML एनकोड एंड HTML डिकोड मेथड यूज होगी, राइट। नाउ अनदर मेथड इज URL एनकोड एंड URL डिकोड. Again, I repeat, another methods are URL encode and URL decode. Now, what is the meaning of URL encode and URL decode? Now, most important thing, अगर आपने कभी भी ऑब्जर्व किया हो तो जो हमारा URL होता है कि जो हम एड्रेस बार के अंदर लिखते हैं, URL का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, कि जिसका यूज करके हम हमारे वेबसाइट के रिसोर्सेज को यूनिकली लोकेट कर सकते हैं, राइट। सो जो भी URL होता है वो URL के अंदर बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर्स भी यूज होते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल कॉलन है, स्लैश है, राइट, एम्परसेंड है, वो सारे स्पेशल कैरेक्टर्स है। लेकिन अगर आपने कभी भी ऑब्जर्व किया हो, राइट, तो URL के अंदर कहीं पर भी आपको स्पेस नहीं मिलती है। अगेन आई रिपीट, URL के अंदर आपको कभी भी स्पेस नहीं मिलती है। इसका मीनिंग ये है कि URL स्पेस कैरेक्टर सपोर्ट नहीं करता है। अगेन आई रिपीट, URL स्पेस कैरेक्टर सपोर्ट नहीं करता है। फिर भी अगर हम वहां पे स्पेस देते हैं, अगेन आई रिपीट, फिर भी हम हमारे डेटा में स्पेस देते हैं और वो हम URL के अंदर एम्बेड करते हैं, राइट, तो हमें उसे एनकोड करना पड़ेगा। अगेन आई रिपीट, हमें उसे एनकोड करना पड़ेगा, वरना वो URL के अंदर सपोर्ट नहीं करेगा, राइट। तो वहां पे हम ये URL एनकोड मेथड का यूज कर सकते हैं। अगेन आई रिपीट, एट दैट प्लेस इफ यू वांट टू कन्वर्ट ऐसे कैरेक्टर्स कि जो URL के अंदर डायरेक्टली हम प्लेस नहीं कर सकते, राइट, और ऐसे कैरेक्टर्स को स्टिल इफ यू वांट टू सेंड विद इन द URL, राइट, तो हमें वहां पे वो कैरेक्टर्स के लिए या फिर वो स्ट्रिंग के लिए URL एनकोड मेथड का यूज करना पड़ेगा। और ये पर्टिकुलर मेथड के अंदर हम वो स्ट्रिंग पास करेंगे कि जिसके अंदर ऐसे कैरेक्टर्स हो सकते हैं। स्पेस जो मैंने आपको बोला दैट इज ओनली वन एग्जांपल, लेकिन बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स है कि URL के अंदर हम एज अ स्ट्रिंग पास नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अगर हमें पास करना है तो वहां पे हमें एक्सप्लिसिटली वो स्ट्रिंग को एनकोड करना पड़ेगा, एंड फॉर दैट पर्पस हम ये URL एनकोड मेथड का यूज कर सकते हैं। एंड अपोजिट टू दैट, हमने एक बार हमारी ऑर्डिनरी स्ट्रिंग थी, उसे हमने URL एनकोड मेथड का यूज करके एनकोड कर दिया। नाउ द थिंग इज दैट अगर वो स्ट्रिंग दूसरे पेज के ऊपर जाती है और वो पेज के ऊपर हमें वो स्ट्रिंग को रिट्राइव करके फर्दर प्रोसेस करना है, तो ऑब्वियसली हमें हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग चाहिए, जो एनकोडेड स्ट्रिंग है वो नहीं चलेगी। तो उस वक्त हम ये URL डिकोड मेथड का यूज कर सकते हैं कि जिसके अंदर जो URL कैरेक्टर्स है, राइट, वो हम डायरेक्टली हमारे ऑर्डिनरी स्ट्रिंग के अंदर फिर से कन्वर्ट कर सकते हैं।
इसीलिए जहां पे भी आपको एनकोड मेथड मिलेगी, आपको डिकोड मेथड भी मिलेगी, बिकॉज एनकोड हम हमारे ब्राउजर के लिए, हमारी वेबसाइट के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो एनकोड हुई स्ट्रिंग हमें समझ में नहीं आएगी। तो ऑब्वियसली अगर हमें वो स्ट्रिंग को प्रोसेस करना है तो हमें उसे फिर से डिकोड करना पड़ेगा। इसीलिए हमने प्रीवियस स्लाइड के ऊपर देखा HTML एनकोड एंड HTML डिकोड। सो एंड यहाँ पे भी हमारे पास 2 डिफरेंट मेथड्स है, that is URL encode and URL decode, right? So these are the important methods कि जो हमें हमेशा काम लगेगी, because URL के अंदर बार बार हम वहां पे स्ट्रिंग पास करेंगे और स्ट्रिंग को एनकोड एंड डिकोड हमें करना ही पड़ेगा। बिकॉज अगर मैं आपको कहती हूँ कि चलो P1 पेज के ऊपर आप अपना पूरा फुल नेम एंटर करो, तो आप लिखोगे फॉर एग्जाम्पल निकिशा स्पेस जरीवाला, राइट? तो वहां पे ऑब्वियसली अगर डेटा है तो स्पेस आएगी। यूआरएल सपोर्ट नहीं करता है, देन वो प्रॉब्लम को हम फिक्स कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो मैंने नेम एंटर किया है उसे एनकोड कर देंगे। तो यूआरएल कैरेक्टर्स को, मतलब जो हमारी ऑर्डिनरी स्ट्रिंग है उसे यूआरएल कैरेक्टर्स के अंदर कन्वर्ट कर हो जाएगा। दैट इज स्पेस की जगह आइदर इट डिपेंड्स ऑन द ब्राउजर के प्लस एम्बेड हो जाएगा या फिर %20 एम्बेड हो जाएगा, राइट? एंड आफ्टर दैट P2 पेज के ऊपर मुझे वो फुल नेम को प्रोसेस करना है, तो ऑब्वियसली निकिशा प्लस जरीवाला, दैट इज नॉट माय फुल नेम, निकिशा स्पेस जरीवाला इज द नेम, राइट? तो वहां पे मुझे फिर से डिकोड करना पड़ेगा, तो ही मुझे मेरा ओरिजिनल नेम मिलेगा, राइट? सो दिस इज द सिनारियो। इसीलिए मैंने आपको बोला कि बहुत सारी ऐसी मेथड्स है कि जो हम फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे और बहुत सारी ऐसी मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज है कि जो हम कभी कभी यूज करेंगे, राइट? नाउ द नेक्स्ट मेथड इज मैप पाथ, जो हमने ऑलरेडी रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के साथ भी देखी थी। अगेन आई रिपीट, जो हमने ऑलरेडी रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के साथ भी देखी थी, दैट इज मैप पाथ। अब ये मैप पाथ मेथड क्या रिटर्न करेगा? ऑब्वियसली वर्चुअल पाथ पे से कोई भी वर्चुअल फाइल पाथ है उसके अकॉर्डिंग मुझे फिजिकल फाइल पाथ चाहिए, राइट? तो मैं ये मैप पाथ मेथड का यूज कर सकती हूँ, बिकॉज हमें पता है कि जब भी हम कोई भी रिसोर्स की रिक्वेस्ट करते हैं फ्रॉम www, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब, राइट? तो वहां पे हमें वर्चुअल पाथ ही यूज करना पड़ेगा। वहां पे हम डायरेक्टली नहीं देख सकते कि डी ड्राइव के ऊपर जो aspdotnet का फोल्डर है उसमें फर्स्ट वेबसाइट का फोल्डर है, उसके अंदर से मुझे p1.aspx पेज चाहिए। नो, हम ऐसा नहीं लिख सकते। हमें वहां पे फर्स्ट वेबसाइट स्लैश p1.aspx ही लिखना पड़ेगा, राइट? सो अगर हमें वो पर्टिकुलर वर्चुअल पाथ पे से फिजिकल फाइल पाथ रिट्राइव करना है तो हम वहां पे ये मैप पाथ मेथड का यूज कर सकते हैं। अगेन आई रिपीट, हम वहां पे ये मैप पाथ मेथड का यूज कर सकते हैं, राइट? एंड द लास्ट मेथड इज दैट इज ट्रांसफर, कि जिसका यूज करके हमारे एग्जीक्यूशन को हम दूसरे वेब पेज के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हैं विद इन करंट एप्लीकेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, विद इन करंट एप्लीकेशन, राइट? अगेन आई रिपीट, हमारा जो अभी एग्जीक्यूशन चल रहा है, अगर हमें उसे ट्रांसफर करना है टू सम अनदर वेब पेज विद इन करंट एप्लीकेशन, तो हम वहां पे ये ट्रांसफर मेथड का यूज कर सकते हैं। Now, what is the significance of this current application within this transfer method? अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में हमने रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट मेथड का यूज करके गूगल वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट किया था, राइट? हमारी वेबसाइट कौन सी थी? दैट इज रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स EX नेम की हमारी वेबसाइट थी, लेकिन हमने हमारी वेबसाइट में से कोई और वेबसाइट के ऊपर, कोई और डोमेन के वेब पेज के ऊपर रीडायरेक्ट किया था। That was possible with the help of that redirect method of response object. लेकिन that is not possible with this transfer method. हम हमारी वेबसाइट के कोई पेज पे से कोई और वेबसाइट के पेज के ऊपर एग्जीक्यूशन ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर दोनों पेजेस करंट एप्लीकेशन के अंदर प्रेजेंट है तो ही हम ये ट्रांसफर मेथड का यूज कर सकते हैं, राइट? सो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस ट्रांसफर मेथड, कि जो आपको यहाँ पे याद रखना है कि अगर आपको सेम एप्लीकेशन के अंदर ट्रांसफर होना है तो आप वहां पे ये ट्रांसफर मेथड का यूज कर सकते हो, लेकिन आपको कोई दूसरी एप्लीकेशन, दूसरे डोमेन के अंदर कोई पेज है उसे एक्सेस करना है तो आपको वहां पे रीडायरेक्ट मेथड का ही यूज करना पड़ेगा, राइट? फाइन। सो दिस वर द मेथड्स ऑफ सर्वर ऑब्जेक्ट। ओके,